Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Solo School Rewari. Today we will discuss the next topic from second unit current electricity of second chapter electric measurement. Our today's topic is Wheatstone bridge. As indicated in the name itself, bridge. That means it is the arrangement of four resistance in the shape of bridge. अगर मैं इसको define करूं तो हम क्या कहेंगे? It is the arrangement of four resistances in the shape of bridge. To calculate the value of unknown resistance. इन चार में से एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, ये एक ब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर है। चार रेजिस्टेंस है P, एक रेजिस्टेंस Q, एक R और एक S। ये चार रेजिस्टेंस है इन द शेप ऑफ ब्रिज। और इसको किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हम किसी अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकें। तो इस शेप या स्ट्रक्चर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ब्रिज है, इन चारों रेजिस्टेंस को देखें तो चार कॉर्नर हो गए, दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शंस के और मैग्नीट्यूड को बताने का काम करता है। अगर राइट हैंड साइड में जा रहा होगा तो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट अपोजिट में होगा उससे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर इंडिकेट अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने डिवाइस लगाई, ये एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे भी इस स्विच के साथ में, इस मेन डिवाइस के साथ में एक स्विच लगा हुआ। तो यहाँ पे स्विचेस होते हैं, सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, बाद में इसको ऑन करते हैं। बाकी के दो टर्मिनल और बचे इस ब्रिज में, तो उन दो अपोजिट कॉर्नर के ब्रिज के बीच में हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करते हैं, जो बेसिकली करंट को फ्लो करवाता है, या ये हम कहें कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर अटैच करने से इस ब्रिज के रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हम इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रिजल्ट डजंट गेट अफेक्टेड। ठीक है, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है बेसिकली, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये ब्रिज जो है ये अगर बैलेंस्ड कंडीशन में हो, तो बैलेंस्ड कंडीशन किसको कहते हैं? इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो अगर ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होगा वो जीरो होगा। यानी इस ब्रिज को अगर हम बैलेंस कहें तो यहां से इस ब्रांच से जो करंट जा रहा होगा IG, इसकी वैल्यू जीरो होगी। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन, और शो नहीं करेगा तो इसका मतलब ना करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ना इससे अपोजिट में, तो ये बिल्कुल कहां पे रहेगा? जीरो पोजीशन पे। उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसका मतलब अगर इस सेंटर आर्म में से कोई भी करंट नहीं जा रहा तो हम इस ब्रिज को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड कहेंगे तो हमारे पास में देन कंडीशन है, देन P अपॉन में Q, इस रेजिस्टेंस का इसके साथ रेशियो इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस का इसके साथ रेशियो होता है। किसी के माइंड में हो तो उल्टा भी लिख सकते हैं, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, R की जगह Q और Q की जगह R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसे। तो इसका मतलब P अपॉन R भी लिख सकते हो, Q अपॉन S, या ये भी लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन में S। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन no current is flowing in the galvanometer, then P upon Q is equal to R upon S and vice versa। और ये रिवर्स भी ट्रू है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर आर्म में से करंट कितना जा रहा होगा? जीरो। और अगर जीरो करंट है तो हम ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा ट्रूली है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। इसी को हम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज को। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस बैटरी से कुछ करंट चला, बैटरी से करंट चला I, यहां पे जैसे ही गया इसके सामने दो पाथ है, तो करंट क्या होगा? डिवाइड होगा, दो रास्ते हैं सामने। तो हमने कहा कि इस ब्रांच में करंट कितना चला गया? I1 कितना गया?
I1 और R रेजिस्टेंस के थ्रू कितना गया, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो यहाँ पे करंट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट। और यहाँ पे हम बेसिकली ये कहें कि करंट था, यहाँ पे I1 गया तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे करंट कितना आया था I, इधर चला गया I1, तो यहाँ पे कितना बचेगा I माइनस में I1, कितना होगा I माइनस में I1 यहाँ पे। अब ये I1 करंट इधर जा रहा है, जैसे यहाँ पे पहुंचा इसके सामने फिर दो रास्ते हैं। गैल्वेनोमीटर में इधर कितना चला गया IG करंट, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना मान रहे हैं अभी फिलहाल हम IG, अगर ये बैलेंस्ड होगा तो कितना जाना चाहिए था 0, तो यहाँ पे IG गया। तो इस ब्रांच में कितना होगा अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पे I1 था, IG बाहर गया तो कितना बचा होगा, कितना और बाहर जाएगा I1 माइनस में IG, ये करंट। यहां से अगर देखें तो इधर से कितना करंट आ रहा था I माइनस में I1, इधर से कितना करंट आ रहा था IG, तो ये दोनों इनकमिंग करंट है इस नोड के ऊपर, तो टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होंगे, तो दोनों का सम के बराबर। तो I माइनस में I1 करंट था और प्लस में IG करंट, ये करंट इधर से आएगा। यहाँ से I1 माइनस IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 प्लस IG, जब ये दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे तो ऐड होंगे, तो इधर से कितना बचेगा ओनली I बचेगा, क्योंकि यहाँ पे I1 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस IG है, यहाँ पे माइनस, आपस में ऐड करें कैंसिल आउट, ओनली क्या बचेगा I। इसका मतलब बैटरी से जितना करंट चलता है वापस उतना ही पहुंचता है कंसंट्रेशन बैलेंस करके। तो यहाँ पे ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमें KVL आता है, यहाँ पे नाम दे दूं मैं इन टर्म्स को, तो नाम देते हैं इस टर्म को, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। मैंने कहा प्रूफ करने के लिए टेकिंग क्लोज लूप A, मैंने एक लूप ली, A से चले B पे, B से गैल्वेनोमीटर के थ्रू D पॉइंट पे और D से वापस A पे, क्लोज लूप हो गई। यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल क्या कहता था, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना। तो यहाँ पे कितना आएगा I1 करंट था, कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे P, तो वोल्टेज इनटू में वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस, ये कैसा था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का। फिर हम आ रहे हैं D से D की तरफ, तो सेम डायरेक्शन में है, हमारे जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम थी। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया, G मान लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस में, करंट इसमें था IG और रेजिस्टेंस था G, ये भी पॉजिटिव आएगा। फिर हम D से A की तरफ आएंगे तो करंट हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट में जाएगा तो अब की बार जो प्रोडक्ट होगा करंट एंड रेजिस्टेंस का वो क्या लेना हमें, नेगेटिव लेना। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस I माइनस में I1 और रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे R, और वापस सेम पॉइंट पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 0, कोई वोल्टेज सोर्स तो था नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 0। बट यहाँ पे हमें ये पता है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, एक कंडीशन है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड मान के चलेंगे तो सेंटर जो आर्म होगी उसके थ्रू करंट कितना जाएगा 0, तो यहाँ पे IG इक्वल टू कितना है 0, तो IG अगर 0 होगा तो ये टर्म्स कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो कितनी टर्म्स आएगी I1 P, ये थी, ये नेगेटिव टर्म्स है, राइट हैंड साइड के उधर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी I माइनस में I1 इंटू में R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। हमने बैलेंस की कंडीशन भी लगा दी। अब दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन सोल्व तो हो नहीं सकता, तो हमें एक लूप और लगानी पड़ेगी। बिना इस सोर्स के EMF के एक लूप मैंने ये मानी है ABD, एक लूप मैं मानूंगा BCD। तो यहाँ पे हम दूसरी लूप कंसिडर करते हैं, टेकिंग लूप BCDB, क्लोज लूप B से C तक, C से D तक, D से B तक और फिर वापस C, क्लोज लूप है। इसी में हम क्लोज लूप में KVL अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब B से C तक जा रहे तो करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रेस की डायरेक्शन B से C तक सेम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा करंट कितना था यहाँ पे I1 माइनस में IG
और रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे Q, तो मल्टीप्लाई कर दिया Q से। करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव। फिर हम C से D तक जाएंगे, तो C से D तक जाएंगे तो अब करंट D से C की तरफ आ रहा है और हम जा रहे हैं C से D की तरफ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। सो I माइनस में I1 प्लस IG, ये करंट था। करंट कितना इस ब्रांच में, ये, और कितना रेजिस्टेंस था, S। और फिर जाएंगे D से और B तक, तो D से B तक जा रहे तो इसमें आपकी बार करंट की डायरेक्शन और ट्रेस की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए कितना आएगा, IG इंटू में G इज इक्वल टू 0, वापस सेम पॉइंट पे। ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है, ब्रिज इज बैलेंस्ड, और ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब IG इज इक्वल टू कितना मानना हमें, 0। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि ब्रिज अगर बैलेंस्ड होता है तो इस सेंटर आर्म के थ्रू तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस करते हैं 0, तो कितना बचेगा, I1 इंटू में Q। यहाँ पे देखेंगे तो IG फिर से कितना हो जाएगा, 0, तो माइनस में I माइनस में I1 इंटू में S, और IG ये भी 0 था तो इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स राइट हैंड साइड में जाएगी, I1Q इज इक्वल टू I माइनस में I1 इंटू में S, इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी एक लूप से, क्लोज लूप से हमने इक्वेशन फर्स्ट को किया, सेकंड लूप से सेकंड इक्वेशन को सिर्फ IG 0 पुट किया। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट कौन सी थी, I1B, और इसकी फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, I1 इंटू Q इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितनी है, I माइनस में I1 इंटू में R अपॉन में I माइनस में I1 इंटू में S। ये I1 जो था, I1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, I माइनस I1 से ही कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। दैट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी डेरिवेशन से अगर सेंटर आर्म के थ्रू करंट 0 होगा तो इन रेजिस्टेंसेस का बैलेंस कंडीशन क्या आएगी, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब सेंटर आर्म में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, इसलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट विड्रॉ नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। क्योंकि कोई डिवाइस से करंट जाएगा तो जिस रिजल्ट को हम मेजर कर रहे थे वो अफेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये कोई विड्रॉ ही नहीं करता करंट बैलेंस करने के लिए, कोई करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब इससे जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी मोर एक्यूरेट देन अदर डिवाइसेस। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सीबीएसई एग्जाम में काफी बार आ चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ये प्रिंसिपल था, प्रूफ था इसका, सिंपल सा, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह चाहे कैपेसिटर हो, चारों, अगर वो भी बैलेंस्ड है तो सेंटर आर्म के थ्रू उसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सभी जगह अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस होगा वहीं पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम सभी। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और इससे काफी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। थैंक यू।